ठीक है ना। तो ये सारी ऊपर का जो भाग था ये नदियों से था, परंतु भारत में जब घुसना है तो इस तरफ तो समुद्र है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ से आ नहीं सकते, तो यहां कहां से घुसेगा, इस तरफ से घुसेगा, और इस तरफ उसे क्या पार करना पड़ेगा, नदियों को पार करना पड़ेगा। और नदियों को पार करने के लिए किसकी जरूरत थी, पुल की जरूरत थी। पुल के लिए उसने कौन से शासक को पटा लिया था, अंबी को अपने अधीन कर लिया था। अब सिकंदर क्या करेगा, सिकंदर 326 ईसा पूर्व, सिकंदर क्या करेगा 326 ईसा पूर्व में झेलम और चिनाब, ये यही तो है ऊपर सारी, यहां झेलम चिनाब। तो झेलम और चिनाब की स्थिति देखिए, आपको मैं बना रहा हूं यहां पे, जैसे अगर बात करें ये आपकी झेलम नदी, ये है आपकी चिनाब नदी, और इनके बीच में एक राज्य था जिसका नाम क्या था, ठीक है, एक राज्य था जिसका क्या नाम था, पुरु, पुरु राज्य था। क्या नाम था, पुरु। ये नदियां हैं आपकी, और इनके बीच, दोनों नदियों के बीच में कौन सा राज्य है, पुरु राज्य है। और पुरु राज्य का जो शासक था वो कौन था, पोरस था। अब सिकंदर आ रहा है इधर से, तो सबसे पहले उसने चिनाब नदी को पार कर किस पे आक्रमण किया, पुरु पर, और पुरु का शासक कौन था, पोरस। जब इस पे उसने आक्रमण किया तो वो उसे क्या नहीं कर पाया, विजय नहीं, विजय हुआ, पर हुआ कि कौन सी परिस्थितियां रही कि वो विजय हुआ। तो देखते हैं अब ये युद्ध कैसे होगा, देखें तो देखिए, अब ये देखें यहां तो है पोरस आपका, झेलम के दूसरी साइड, ध्यान रखना इस साइड में पोरस था और इस साइड में कौन था, सिकंदर था। और झेलम नदी में कहते हैं जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, बहुत बरसात हुई ऐसे, और दोनों नदियां क्या थी, अपने उफान पर थी। अब सिकंदर इस नदी को पार नहीं कर सकता था, और पोरस भी। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरफ तो पोरस है और इस तरफ आपका सिकंदर है, लड़े तो लड़े कैसे। तो इसके पास एक देशद्रोही था, कौन, अंबी, और वो क्या बनाने में माहिर था, उसने क्या बना दिया, पुल बना दिया, ठीक है, इस तरह उसने पुल बनाया। और सिकंदर ने रात को सोते हुए पोरुस राजा और उसके सैनिकों पर क्या कर दिया, इस पुल पर जाकर पीछे से क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उस पुरु को अपने अधीन कर लिया। जैसे अधीन किया और पोरस को क्या कर दिया, पोरस शासक को क्या कर लिया, सिकंदर ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार किया तो क्या, उसे पूछा कि बता तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो पोरस ने उस समय कहा था कि क्या करोगे, आपकी इच्छा पर है, कि आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ वही व्यवहार करो जो एक शत्रु के साथ करता है। यानी इसने क्या कि मुझे कोई दया की भीख नहीं चाहिए, आप जैसा किसी दूसरे शत्रु के साथ करते वैसा ही मेरे साथ कीजिए। और जब इस बात को सिकंदर सुनता है कि ऐसा व्यक्ति जो मौत से नहीं डर रहा है और जो मेरे सामने कहता है कि मार दिया जाए, मैं पूछ रहा हूं मार दूं छोड़ दूं, तो कह रहा है कि जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है वही मेरे साथ करो। तो सिकंदर इसके हिम्मत से प्रभावित होता है और पोरुस को छोड़ देता है और उसे उसका पूरा राज्य वापिस कर देता है। तो ये था सिकंदर, और ये भारत पे आक्रमण किया। सबसे पहले ध्यान रखना झेलम, और इसे जो युद्ध हुआ था इसे बोलते हैं झेलम का युद्ध। इसे क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध। कब हुआ था, 1326 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और इसे वापस दे देता है। अब क्या हुआ, ये दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया, वहां के शासक को अंबी को अपने अधीन कर लिया। अब सिकंदर आता है 326 में, कहा झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित है एक राज्य जिसका नाम क्या है, पुरु, और यहां पर किसका अधिकार है, वहां का शासक कौन है, पोरस। अब ये सिकंदर इस पुरु पर क्या करता है, आक्रमण करता है। स्थिति क्या थी, पूर्व झेलम के इस साइड में कौन था, पोरुस, और इस साइड में कौन था, सिकंदर। क्योंकि नदी उफान पर थी, बरसात हो चुकी थी, बाढ़ आ चुकी थी, वो जा नहीं सकते थे। तो यहां पर कौन अपनी भूमिका निभाता है, अंबी। कहां का शासक था, तक्षशिला का। क्या बनाने में माहिर था, पुल। अब ये रात को सोते हुए पोरुस की सेना पर क्या करते हैं, आक्रमण, और उसको अपने अधीन कर लेते हैं। और सिकंदर के पूछने पर क्या किया जाए, तो पोरुस निर्भयपूर्ण कहता है कि जो दुश्मन के साथ किया जाए वो मेरे साथ किया जाए। उसकी हिम्मत को देखकर सिकंदर क्या होता है, प्रभावित होता है, और उसे अपना राज्य क्या दे देता है, वापिस दे देता है। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या होता है, सिकंदर अभी तक भारत में घुसने की तरकीबें लगा रहा था।
अब क्या हुआ, इतने देखो, अब जो सैनिक थे किसके, सिकंदर के, जो सिकंदर के सैनिक थे वो क्या हो गए थे, नदियों को पार करते करते क्या हो गए थे, थक गए थे। नदियों को पार करते करते क्या हो गए थे, थक गए थे। अब इन्होंने कहा कि अपने को व्यास, ठीक है, कि अब अपने को क्या करना है, व्यास नदी को पार करना है। परंतु सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, नदियों को पार करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। और मना, और नदीय क्षेत्र होने के कारण, बरसात होने के कारण ये लोग जो सैनिक थे ये क्या हो गए थे, रोग से ग्रस्त हो गए थे। रोगों से क्या हो गए थे, ग्रस्त हो गए थे। किसी को बुखार हो गई, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे। और सिकंदर की जो सेना थी वो क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। और वो नदियों को पार करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। अब यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि वहां से क्या करता है सिकंदर, वापस पलायन करता है यूनान की तरफ, तो वो किसके कहने पे करता है। तो ध्यान रखना, सिकंदर का एक सेनापति था, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था कानोश। क्या नाम था, कानोश। कई जगह कोनोश मिलता है, इसे अंग्रेजी का शब्द है, तो ध्यान रखना ये दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब सेनापति क्या कहता है, कोनोश कहता है अपने पास सैनिक नहीं है, और सैनिक जितने हैं वो बीमार हो चुके हैं, सभी के हौसले क्या हो चुके हैं, पस्त हो चुके हैं, और अपन बाहर से हार के आएंगे। तो सेनापति कोनोश के कहने पर सिकंदर जो था वो क्या हो जाता है, यहां से वापिस मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, वापिस चला जाता है। ठीक है, तो वापिस लौटने का निश्चय करता है कौन, सिकंदर। और सिकंदर जब लौटता है तो दो तरीकों से वापिस जाता है यूनान। ये दोनों तरीके भी पूछे गए हैं। अब लौटने के दो तरीके थे इसके पास, किससे जाएगा, या तो जलीय मार्ग से जाएगा, समुद्र से जाएगा, ठीक है, या फिर स्थलीय मार्ग से जाएगा। तो ये दोनों ही मार्गों से सेना वापस जाती है। और कौन रास्ते से कौन सा जाता है ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जलीय मार्ग से कौन गया था, जलीय मार्ग से गया था निकार्स। नियारक्स जो था वो जलीय मार्ग से सिकंदर की सेना का मुख्य अंग था, ये वापस गया। और स्थलीय मार्ग से कौन गया था, खुद कौन गया था, सिकंदर गया था। ध्यान रखना, सिकंदर जब वापस जाता है 326 की बात है, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कहां होती है, बेबीलोन। सिकंदर की क्या हो जाती है, बेबीलोन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, 326 में आक्रमण करता है और वापस जाता है कौन से मार्ग से, स्थलीय मार्ग, ईसा पूर्व में। ठीक है, 323 में सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, सिकंदर की। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए 323 में ईसा पूर्व में भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य, ये दोनों क्या करते हैं, घनानंद को क्या करते हैं, समाप्त। घनानंद को क्या कर देते हैं, समाप्त। अब कैसे करते हैं जानते हैं। अब क्या कर रहे थे, अब देखिए वही सेम स्थिति है अपनी। ये भारत था अपना, और यहां पर किसका शासन था, घनानंद का, और यहां पर ये है मगध। अब क्या करते हैं दोनों, ये पूरी दीक्षा ले चुका है, चाणक्य से पूरा तैयार है। अब दोनों क्या करते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, मगध यानी मगध की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। इस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कौन, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करते हैं। एक बार नहीं करते, 2-3 बार करते हैं, परंतु दो 3 बार आक्रमण करने के बाद दोनों 3 बार ही क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। कारण क्या था, देखते हैं किसका कारण क्या था। तो देखिए घनानंद जो था इसका एक अमात्य था। घनानंद का क्या था, एक अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। घनानंद का क्या था, एक अमात्य था जिसका नाम क्या था, राक्षस। क्या नाम था, राक्षस। और नाम से देख लो राक्षस है तो उसका शरीर कैसा होगा, वास्तव में राक्षस ही था। जब
चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं। 2 बार आक्रमण करते हैं, दोनों बार इस राक्षस से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो चाणक्य को कहते हैं कि इस तरह तो अपन गणानंद को नहीं हरा पाएंगे, इस तरह तो अपन गणानंद को नहीं हरा पाएंगे, तो क्या करें। तो जो चाणक्य था वो हमेशा ही मनोवैज्ञानिक था हकीकत में। उसने कहा कि हमारे में कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं, और उन कमियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए, और कैसे किया जाए वो देखते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। किसका, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और एक नगर में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, एक नगर में चले जाते हैं, और कोई पहचान नहीं रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, और क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में है। और जैसे वो किसी घर के आगे से गुजरते हैं तो एक बच्चा रो रहा होता है, बच्चा रो रहा होता है। तो उसकी माँ कहती है, बच्चा क्यों रो रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ क्या बना रही थी, मालपुए बना रही थी। क्या बना रही थी, मालपुए बना रही थी। और बच्चा गर्म मालपुए को बीच में से छूता है, बीच में से छूता है तो उसकी उंगली जलती है और बच्चा क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तू वो गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य कर रहे हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त के क्या खुल जाते हैं, कान खुल जाते हैं कि ये औरत क्या कहना चाहती है। वो गौर से सुनते हैं और बालक कहता है कि माँ मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो माँ बताती है कि बेटा ये जो मालपुआ है इसके बीच में से तुम खाएगा तो बीच में से तो क्या ये गर्म है, तो इसे किनारियों से खा, तू इसे क्या करे, किनारियों से खा। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर क्या कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, और बार बार क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम वही गलती तू कर रहा है, मालपुए को बीच में से नहीं खाना चाहिए, और उन्हें पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं करके छोटे छोटे राज्यों पर पहले आक्रमण करना चाहिए। और वहां से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं, और वो पाटलिपुत्र और मगध पर को छोड़ देते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले कहां करते हैं, सबसे पहले आक्रमण करते हैं कहां, नेपाल विजय पर। सबसे पहले नेपाल को क्या करते हैं, विजित करते हैं, जो किसके अधीन था, मगध के शासक। ठीक है, फिर 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर पे करते हैं किसको, पंजाब को। पंजाब को क्या करते हैं, विजय करते हैं। किससे प्रेरित होकर, उस मालपुए वाली महिला से प्रेरित होकर। उन्होंने कहा था कि पहले आप किसी बीच में से यानी राजधानी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, साइड वाले छोटे छोटे राज्यों को अपने के अंदर समाहित कर लेना चाहिए। और उसके बाद नेपाल भी विजय करते हैं और पंजाब विजय करते हैं। अब देखें, अब वो राक्षस था, उसका क्या इलाज किया जाए। जो गणानंद का मंत्री था जिसका नाम था राक्षस, अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों क्या करते हैं, इस राक्षस को मुद्राओं में क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। मुद्राओं में खरीद लेते हैं। मुद्राओं का अर्थ क्या है, पैसों में क्या कर लेते हैं, रुपयों में खरीद लेते हैं। और इसी पर एक फिर ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम क्या था, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी मिलती है, पूछ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। तो ये जो मुद्रा राक्षस, इस राक्षस पे लिखा गया था कि किस प्रकार मुद्रा राक्षस गणानंद की क्या करता है, सहायता करता है। 2 बार चाणक्य के उनके आक्रमण को विफल कर देता है। ठीक है, और फिर उसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मुद्राओं में खरीद लेते हैं। उस पे एक पूरा ग्रंथ नाटक लिखा गया जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, और इसके रचनाकार कौन थे, विशाख दत्त। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे, विशाख दत्त, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको पूरी डिटेल से करवाऊंगा, इसकी भाषा कैसी है, क्या है। तो ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की। अब अगर बात करें कि इसे चंद्रगुप्त को मौर्य क्यों कहा गया, अब यहां से आपका मौर्य काल शुरू होगा, यहां से आपका क्या होगा, मौर्य काल शुरू होगा। तो ध्यान रखना, बीच में रह गई थी बात अपनी। 323 में ये आक्रमण करते हैं, मुद्रा राक्षस को अपने अधीन कर लेते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं, और गणानंद को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। गणानंद को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और मगध पर एक नए राजवंश जिसका नाम था क्या, मौर्य,
वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो 300 ईसा पूर्व की बात है ये। गद्दारों से दुनिया भरी पड़ी है, ध्यान रखना, गद्दारों से दुनिया भरी पड़ी है। पीठ, ध्यान रखना, पीठ को हमेशा ध्यान रखना जी, पीठ पर ही शाबाशी मिलती है और पीठ पर ही बुराई होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसने, राक्षस ने गणानंद के साथ क्या किया, आत्मघात किया था, इसे मरवा दिया और मगध पर किसके, मौर्य वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब इसे मौर्य क्यों कहा गया, ये प्रश्न ध्यान रखना आपके माइंड में करेगा कि मौर्य क्यों कहा गया। तो ध्यान रखनी, इसके कई अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें बताते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों कहा गया, तो देखिए सबसे अगर ऑथेंटिक बात करें तो प्राचीन काल में एक जनपद होता था जिसका नाम था मौर्य। क्या था, मौर्य जनपद, ठीक है। और इस मौर्य जनपद का निवासी कौन था, चंद्रगुप्त था। मौर्य जनपद का निवासी कौन था, चंद्रगुप्त, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। एक रीजन तो ये है कि प्राचीन काल में मौर्य जनपद था और वहां का ही निवासी कौन था, चंद्रगुप्त था, इसीलिए चंद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। 2 नंबर, कई विद्वान ये बोलते हैं कि जो मौर्य जनपद था, मौर्य जो जनपद था, यहां पर मयूरों की प्रधानता थी, यानी मोर बहुत ज्यादा थे, मयूर यानी मोर। अब मयूरों की प्रधानता के कारण भी इसे क्या बोलते हैं, मौर्य बोल देते हैं, ठीक है। 3 नंबर कारण, कहते हैं गणानंद जो था ना, ये कहते हैं ज्यादातर इतिहासकार इस चीज को मानते हैं, इसको कहते हैं गणानंद के दरबार में एक दासी थी। गणानंद के दरबार में क्या थी, एक दासी थी जिसका नाम था मुर्रा। क्या नाम था, मुर्रा। और इसी से ही किसकी उत्पत्ति होती है, चंद्रगुप्त की। इसकी एक संतान थी जिसका नाम ये क्या रखती है, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त। तो 3 रीजन बताए मैंने आपको, मौर्य क्यों कहा गया, मौर्य जनपद में रहने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश हुआ, मोरों की प्रधानता थी। तीसरा, गणानंद के दरबार में एक दासी थी जिसका नाम था मुर्रा और जिसकी संतान थी चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का पता नहीं है, पिता का पता नहीं चलता, पिता का नाम नहीं आता कहीं भी। कोई भी इतिहासकार इसके पिता का नाम नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि ये मुर्रा दासी थी और दासियां जो होती थी पहले भोग का साधन मानी जाती थी, इसलिए इसके पिता का नाम नहीं मिलता। और उसी से चंद्रगुप्त मौर्य नींव पड़ती है, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित बात थी। मगध पर 300 में शासन किया। मौर्य क्यों कहा जाता है, ये कारण बताए। अब मैंने आपको चाणक्य के नाम बताए थे, तो ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त, ठीक है। और ये क्या था, चंद्रगुप्त, क्योंकि कौन सा, मौर्य जनपद, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है मूल नाम क्या है, विष्णुगुप्त। चाणक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की चणक जाति में उत्पन्न होने के कारण, ब्राह्मणों की जाति है चणक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चाणक्य। इसी का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य क्यों कहते हैं, क्योंकि राजनीति में क्या था, कूटनीति, कूटनीति में क्या था, माहिर था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कौटिल्य। चाल बहुत बढ़िया चलता था, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अजय। अजय का अर्थ क्या था कि जो आज तक कभी ना हारा हो, और चाणक्य को कोई हराने वाला नहीं था। इसी को बोलते हैं द्विज वर्षभ, ठीक है। द्विज मीन्स क्या होता है, ब्राह्मणित होता है, और ब्राह्मण यानी द्विज का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यानी श्रेष्ठ विद्वान। तो ये चाणक्य के इतने नाम हैं, ठीक है ना। तो मूल नाम तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अजय और द्विज। तो बाकी अब आगे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मौर्यों के संबंधित जो बातें हैं वो हमें कहां से मिलती हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। तो आगे का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत, मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत। तो देखिए मुद्रा राक्षस करवाऊंगा, अर्थशास्त्र करवाऊंगा, इंडिका करवाऊंगा, जितने भी मौर्य काल से संबंधित है, महादान,
ठीक है, महावंश, दीपवंश, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं मौर्य वंश से संबंधित, वो सब जानकारियां मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने को सुरक्षित रखें, घर पर रहें। जय भारत, जय राजस्थान।